दोस्तों नमस्कार। कल हमारा वीडियो बीच में बंद हो गया था, तो जो टॉपिक हम कवर कर रहे थे वो कंप्लीट नहीं कर पाए। आज वहीं से शुरू करते हैं। तो हम लोग देख रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ इग्नियस रॉक्स। क्लासिफिकेशन ऑफ इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स को बेसिकली दो ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है। एक तो बेस्ड अपॉन देयर ओरिजिन है और दूसरा बेस्ड अपॉन केमिकल कंपोजिशन। अगर हम बेस्ड अपॉन ओरिजिन देखें, बेस्ड अपॉन ओरिजिन ओरिजिन तो इनको दो ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है। पहला है इंट्रूसिव, इसको प्लूटोनिक भी बोलते हैं। प्लूटोनिक ये वो रॉक्स होती हैं। कई बार क्या होता है, जब वोल्केनिक इरप्शन होता है या ज्वालामुखी निकलता है तो उसका जो मोल्टेन मास होता है या मैग्मा जिसको बोलते हैं वो बाहर नहीं निकलता है और अर्थ के अंदर ही कूल होकर सॉलिडिफाई हो जाता है। तो उससे जो रॉक्स बनती हैं उसको जो है ना इंट्रूसिव या प्लूटोनिक रॉक्स बोलते हैं। इसका उदाहरण है ग्रेनाइट, एग्जाम्पल ग्रेनाइट। दूसरी है एक्सट्रूसिव। एक्सट्रूसिव में जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, एक्सट्रूसिव या वोल्केनिक। इसमें मोल्टेन मैग्मा या मोल्टेन मास बाहर आ जाता है, अर्थ के बाहर आ जाता है और वहां पर ये सॉलिडिफाई होता है। तो इससे जो रॉक बनती हैं उनको एक्सट्रूसिव या वोल्केनिक बोलते हैं। उदाहरण है बेसाल्ट। अब अगर हम बेस्ड अपॉन केमिकल नेचर देखिए तो रॉक्स में प्राइमरली सिलिका कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है और उसी सिलिका के आधार पे ही कोई रॉक एसिडिक होती है, कोई न्यूट्रल होती है, कोई बेसिक होती है। बेस्ड अपॉन केमिकल नेचर, बेस्ड अपॉन केमिकल नेचर के आधार पे रॉक्स को तीन ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है। पहला है एसिडिक, वह रॉक्स जिनमें सिलिका कंटेंट 60 से 75% तक होता है, उनको एसिडिक रॉक्स बोलते हैं। और इसका उदाहरण फिर से वही ग्रेनाइट। वह रॉक्स जिनमें सिलिका कंटेंट 55 से 65% होता है उनको बोलते हैं न्यूट्रल। सिलिका कंटेंट 55 से 65% तक होता है। इसका उदाहरण है आपका एंड्रीसाइट। और तीसरी रॉक्स हैं बेसिक रॉक्स, बेसिक या एल्कलाइन रॉक्स। इनमें सिलिका कंटेंट आपका 40 से 55% तक होता है। उदाहरण आपका लाइमस्टोन। अच्छा, ये तो हुआ आपका इग्नियस रॉक्स। इसके बाद रॉक्स की दूसरी कैटेगरी है सेडिमेंट्री रॉक्स। दूसरी कैटेगरी है रॉक्स की सेडिमेंट्री रॉक्स। पानी के साथ में बहुत सारे मिनरल्स डिपॉजिट घुले होते हैं। ये मिनरल जब पानी एक जगह इकट्ठा होता है तो धीरे धीरे सेडिमेंट होना शुरू हो जाते हैं, सेटल होना शुरू हो जाते हैं और यही फिर बाद में कंसोलिडेट होके हार्ड हो जाते हैं और रॉक्स का रूप ले लेते हैं। इन रॉक्स को बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। कौन सी हैं? फॉर्म्ड बाई डिपोजिशन ऑफ sediments carried by water। पानी के साथ में जो सेडिमेंट्स आया वो धीरे धीरे डिपॉजिट होके
एक जगह कंसोलिडेट हो गया, उसको बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। उदाहरण क्या है? सेल्स, सेल खड़ी जिसको बोलते हैं आप। दूसरा है सैंड लाइमस्टोन, सैंड लाइमस्टोन। अच्छा, ये हो गया सेडिमेंट्री रॉक्स। तीसरी रॉक्स की कैटेगरी है मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स, ये बेसिकली आपकी इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स ही हैं, जिनके ऊपर बाद में हीट या प्रेशर के कारण इनका केमिकल नेचर चेंज हो जाता है। तो क्या है? इग्नियस, इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स चेंज बाय हीट और प्रेशर। उदाहरण नीस, इसको नाइस पढ़ा जाता है, नाइस, शिस्ट, स्लेट, इसके मार्बल, जो घरों में आप मार्बल लगवाते हैं, ये बेसिकली मेटामॉर्फिक रॉक्स होता है। तो ये आपसे कई बार पूछा जाता है, व्हिच आर द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो आप मार्बल है, स्लेट है, नाइस है, शिस्ट है, आप लिख सकते हैं। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कुछ टर्मिनोलॉजीज की, जो कि सॉइल साइंस में यूज होती है और बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। पहला है सॉइल टेक्सचर। सॉइल टेक्सचर, सॉइल टेक्सचर क्या है? सॉइल टेक्सचर एक सॉइल में कितना सैंड है, कितना लोम है, कितना सिल्ट है, इन्हीं का प्रोपोर्शन ही सॉइल टेक्सचर है। तो क्या है? रिलेटिव परसेंटेज ऑफ, relative percentage of sand, loam and sand, silt and clay is known as soil texture। अब टेक्सचरल ग्रुप को कैसे डिवाइड किया गया है? इन्हें सैंड और सिल्ट और क्ले के आधार पे कैसे सॉइल को क्लासिफाई किया गया? तो सॉइल को 10 ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है। थोड़ा सा उसको देख लेते हैं, फिर इसके बाद में हम अगली लेवल पे चलेंगे। सॉइल, सॉइल टेक्सचरल ग्रुप। पहला है आपका टेक्सचरल ग्रुप, टेक्सचरल ग्रुप। दूसरा है, इसमें सैंड का परसेंटेज कितना है, सिल्ट का परसेंटेज कितना है और क्ले का परसेंटेज कितना है। इनको बेसिकली 10 ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है। पहली कैटेगरी है आपकी सैंड सॉइल। सैंड सॉइल में आपका सैंड का परसेंटेज 80 to 100% होगा, सिल्ट होगा 0 to 20 और क्ले हो सकती है 0 to 20। दूसरा है आपका सैंडी लोम, सैंडी लोम। इसमें सैंड का परसेंटेज 50 से 80, सिल्ट आपका 20, 0 to 50 और ये आपका क्ले 0 to 20। इसके बाद है आपका लोम। लोम सैंड आपका 30 से 50, सिल्ट 30 से 50 और ये आपका क्ले 0 to 20। चौथी है सिल्ट लोम। सिल्ट लोम, सिल्ट लोम में क्या है? 0 to 50, सैंड का परसेंटेज है 0 to 50, सिल्ट भी है आपका 50 to 100 और क्ले आपका 0 to 20। इसके बाद आता है सैंडी क्ले लोम। सैंडी क्ले लोम, इसमें सैंड का परसेंटेज है आपका 50 to 80, सिल्ट का परसेंटेज है 0 to 30 और क्ले का परसेंटेज 20 से 30। फिर इसके बाद आता है सिल्टी क्ले लोम। सिल्टी क्ले लोम, सिल्टी क्ले लोम में है
सैंड का परसेंटेज 0 to 30, 50 to 80 और 20 से 30। फिर आता है आपका क्ले लोम। क्ले लोम में सैंड का परसेंटेज है 20 से 50, सिल्ट का परसेंटेज है 20 से 50 और क्ले है 20 से 30। फिर इसके बाद आता है सिल्टी क्ले। सिल्टी क्ले में सैंड का परसेंटेज 0 to 20, 50 से 70 और ये 30 से 50। क्ले आपका 30 से 50। अंत में आता है आपका क्ले लोम। क्ले लोम में सैंड का परसेंटेज 0 to 50 और 30 to 100% क्ले। तो इन 10 ग्रुप्स में सॉइल को टेक्सचरल ग्रुप में क्लासिफाई किया गया। इसके बाद आपसे एग्जाम में पूछा जाता है पार्टिकल डेंसिटी क्या है सॉइल की, उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। पार्टिकल डेंसिटी क्या है? वेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड पोर्शन ऑफ सॉइल। वेट पर यूनिट वॉल्यूम सॉलिड पोर्शन ऑफ सॉइल इज नोन एज पार्टिकल डेंसिटी। सॉइल में आप देखते हैं उसमें बहुत सारे पोर्स होते हैं, माइक्रो पोर्स होते हैं। उन पोर्स में वाटर होता है, एयर होता है। उनको हटा के जो सॉलिड पोर्शन है उसके वेट को हम लोग बोलते हैं पार्टिकल डेंसिटी। अच्छा, सॉइल में अगर सॉलिड मटेरियल आप बढ़ा दें, सॉलिड मटेरियल जैसे क्वार्ट्ज जो हो गया, हेमेटाइट हो गया, लाइमस्टोन हो गया, अगर इनकी मात्रा बढ़ती है तो आपकी पार्टिकल डेंसिटी बढ़ जाती है। सिमिलरली अगर आप ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाते हैं तो पार्टिकल डेंसिटी, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर में बहुत ज्यादा पोर्स होते हैं, एयर्स होते हैं, तो पार्टिकल डेंसिटी आपकी डाउन चली जाती है। ऑन एन एवरेज अगर आप सॉइल में देखें तो नॉर्मल सॉइल की पार्टिकल डेंसिटी, नॉर्मल सॉइल्स पार्टिकल डेंसिटी आपकी 2.65 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। ये एग्जाम में आप लोगों से पूछा जाता है नॉर्मल सॉइल की पार्टिकल डेंसिटी कितनी होती है, तो 2.65 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब नॉर्मल सॉइल की पार्टिकल डेंसिटी होती है। अब ये डिपेंड करता है कि सॉइल कैसी है। अगर सॉइल में सॉलिड पोर्शन वाले एलिमेंट्स, मिनरल ज्यादा है तो पार्टिकल डेंसिटी ज्यादा होगी, लेकिन अगर ऑर्गेनिक मैटर का कंटेंट ज्यादा है तो पार्टिकल डेंसिटी कम होगी। दूसरा टर्म आपसे पूछा जाता है बल्क डेंसिटी। दूसरा कुछ टॉपिक है बल्क डेंसिटी। अच्छा, ये बल्क डेंसिटी फिर क्या है? बल्क डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास वेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर ड्राई सॉइल। इसमें आपका क्या है? वॉल्यूम ऑफ पोर एंड स्पेस दोनों काउंट होते हैं। अच्छा, अगर दोनों वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या होगा? जैसे कि आपको डेंसिटी का फार्मूला पता है, डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो अल्टीमेटली क्या है? डेंसिटी आपकी डाउन जाएगी। तो आपकी बल्क डेंसिटी ऑलवेज पार्टिकल डेंसिटी से कम होती है। बल्क डेंसिटी की वैल्यू हमेशा पार्टिकल डेंसिटी से कम होती है। अच्छा, नॉर्मल सॉइल की ऑन एन एवरेज बल्क डेंसिटी होती है 1 नॉर्मल सॉइल की बल्क डेंसिटी लगभग 1.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब।
और अगर इसी सॉइल में ऑर्गेनिक कंटेंट ज्यादा है, जैसे पीट सॉइल है, पीट सॉइल की बल्क डेंसिटी मात्र 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, नॉर्मल सॉइल की बल्क डेंसिटी कितनी है, 1.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। पीट वाली सॉइल या ऑर्गेनिक कंटेंट ज्यादा है जिस सॉइल में, उसकी बल्क डेंसिटी 0.5 ग्राम से तक होती है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पार्टिकल डेंसिटी ज्यादा है या बल्क डेंसिटी ज्यादा होती है, तो बल्क डेंसिटी हमेशा सॉइल की कम होती है। अब सॉइल एयर कंपोजिशन देख लेते हैं थोड़ा सा, सॉइल का एयर कंपोजिशन। कंपोजिशन ऑफ एयर इन सॉइल, कंपोजिशन ऑफ एयर इन सॉइल। तो नॉर्मल सॉइल में आपका नाइट्रोजन होता है कितना, 78.6%, ऑक्सीजन होता है 20%, फिर इसके बाद होता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड 0.5% तक होता है, और आर्गन 0.9% तक है। अच्छा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सॉइल में कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमेशा एनवायरनमेंट में जो लगभग 300 ppm के आसपास कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन है, उससे लगभग 2 गुना या 3 गुना कार्बन डाइऑक्साइड सॉइल में होती है। ये सॉइल में क्यों ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होती है, क्योंकि सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर है। ये ऑर्गेनिक मैटर जब डिकम्पोज होता है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। इसके साथ ही सॉइल में सॉइल माइक्रोब्स होते हैं, सूक्ष्म जीव जिनको बोलते हैं, सॉइल माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म। ये सूक्ष्म जीव की रेस्पिरेशन से भी सॉइल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए सॉइल में हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अब इसके बाद थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं सॉइल वाटर। सॉइल वाटर को बेसिकली 3 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है। सॉइल वाटर, पहला है ग्रेविटेशनल वाटर, ग्रेविटेशनल वाटर। ये इसका प्रेशर कितना होता है, पोटेंशियल held at the potential greater than -1/3 बार। 1/3 बार से 1/3 बार के पोटेंशियल से ये वाटर बना होता है। अच्छा, ये वाटर प्लांट अपने यूज में नहीं ले सकता है। दूसरा है कैपिलरी वाटर, कैपिलरी वाटर। ये वाटर क्या है, ये वाटर आपका -1/3 बार से लेके -15 बार के पोटेंशियल में बना होता है। -1/3 से लेके -15 बार के पोटेंशियल तक ये वाटर बना होता है, और प्लांट इसी वाटर को यूज करता है। प्लांट यूजेस दिस वाटर। अच्छा, तो ये 15 बार क्या है, इस -15 बार को बोलते हैं परमानेंट विल्टिंग परसेंटेज। परमानेंट विल्टिंग परसेंटेज। इस -15 बार से जो ज्यादा वाटर होगा, जो ज्यादा उसमें होगा, उसको प्लांट यूज नहीं कर पाता है। यहां से प्लांट मुरझाना शुरू हो जाता है या विल्टिंग शुरू हो जाती है प्लांट, इसलिए इसको बोलते हैं परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। तीसरा वाटर है ग्रेविटेशनल वाटर। तीसरा वाटर है हाइग्रोस्कोपिक वाटर। हाइग्रोस्कोपिक वाटर, ये वाटर क्या है, इसमें इसका
पोटेंशियल -31 बार से ज़्यादा होता है। अगर इसी सॉइल को ओवन में ड्राई कर दें तब भी उसमें कुछ वाटर रह जाता है और उसका प्रेशर पोटेंशियल होता है ओवन ड्राई सॉइल का पोटेंशियल, ओवन ड्राई सॉइल, इसका पोटेंशियल होता है मोर देन -1000 बार। इसको थोड़ा सा हम लोग डायग्राम में देख लेते हैं तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। पहला ग्रुप आता है आपका, यहाँ पे सैचुरेशन पॉइंट है, सॉइल के जितने पोर हैं वो भरे होंगे। यहाँ पर पहला पॉइंट आता है फ्लडेड कंडीशन, फ्लडेड कंडीशन, पानी खेत से बह रहा होता है। दूसरा आता है ग्रेविटेशनल वाटर, ग्रेविटेशनल वाटर। अगर ये जो सैचुरेशन का होता है, सैचुरेशन होती है सॉइल की, यहाँ पर पोटेंशियल 0 होता है। ग्रेविटेशनल वाटर और प्लांट अवेलेबल वाटर, प्लांट अवेलेबल वाटर, प्लांट अवेलेबल वाटर के बीच में आता है आपकी फील्ड कैपेसिटी, फील्ड कैपेसिटी। यहां पर आपका पोटेंशियल होता है -1/3 बार। इसके बाद इस -1/3 बार और -15 बार यहां पर आता है आपका परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। इसके बाद का वाटर, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के बाद का वाटर है, प्लांट यूज नहीं कर पाता है। ये यहाँ पर इसका पोटेंशियल होता है -15 बार। इसके बाद जो आपकी एयर ड्राई सॉइल होती है, एयर ड्राई सॉइल हवा में नॉर्मली सूखी होती है, उसमें वाटर का पोटेंशियल होता है -31 बार। इसको भी प्लांट यूज नहीं कर पाता है। और जो आपकी ओवन ड्राई सॉइल होती है, ओवन ड्राई सॉइल, इसमें वाटर पोटेंशियल होता है -1000 बार। तो आपसे कई बार यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि फील्ड कैपेसिटी में वाटर का पोटेंशियल कितना है, -1/3 बार। या कौन सा वाटर है जो प्लांट को अवेलेबल होता है, ये कैपिलरी वाटर इसको बोलते हैं, कैपिलरी वाटर। यही वाटर प्लांट को यूज होता है और ये वाटर जो है ना, जो कैपिलरी वाटर है, -1/3 बार से लेके -15 बार के बीच में होता है। अब देखते हैं अगली हेडिंग, प्लांट्स सॉइल से वाटर लॉस कैसे होता है। वाटर लॉस, हर साल बारिश होती है, इसके बाद भी सूखा होता है, इससे क्या होता है, ये वाटर लॉस होता है। कैसे कैसे वाटर लॉस होता है? पहला है आपका परकोलेशन, परकोलेशन। जब धरती में या सॉइल में वाटर पड़ता है तो ये वाटर, परकोलेशन को हिंदी में बोलते हैं टपकाव। ये वाटर धीरे धीरे जमीन के अंदर चला जाता है, परकोलेट कर जाता है। इससे ऊपर जो है, ऊपर की मिट्टी में पानी की कमी हो जाती है, ठीक है। और ये कंडीशन कहाँ पे होता है ज्यादा? ह्यूमिड क्लाइमेट में। परकोलेशन इज हाई इन ह्यूमिड कंडीशन। दूसरा है आपका इवेपो ट्रांसपिरेशन, इवेपो ट्रांसपाइरेशन। इस इवेपो ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, सॉइल में प्लांट भी प्रेजेंट होते हैं और कुछ सॉइल ओपन भी होती है, तो दोनों से वाटर निकलता रहता है। पहला क्या है? इवापोरेशन, इवापोरेशन। जो ओपन फील्ड है, जब सनलाइट पड़ी उससे पानी क्या है, भाप बन के उड़ जाता है, इसको बोलते हैं इवापोरेशन। दूसरा है ट्रांसपाइरेशन, ट्रांसपाइरेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं उत्सर्जन या वाष्पोत्सर्जन। इसमें क्या होता है, प्लांट की लीफ से
जो स्टोमेटा होते हैं उससे वाटर या हाइड्रोफोड होते हैं उससे वाटर जो है ना बाहर निकल जाता है, और जब सन की लाइट पड़ती है तो प्लांट के सरफेस से ये वाटर उड़ जाता है। इसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। इन दोनों को मिला के ही बना है शब्द इवापोट्रांसपिरेशन। तो इवापोट्रांसपिरेशन क्या है? कंबाइंड लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम दीज टू मेथड। कंबाइंड loss of water from these two method is known as evapotranspiration, वाष्पोत्सर्जन। अब क्या अगली पॉइंट आती है कंजम्पटिव यूज। कंजम्पटिव यूज एंड वाटर यूज इफिशियंसी। कंजम्पटिव यूज एंड वाटर यूज इफिशियंसी, ये क्या है? जब प्लांट रूट के माध्यम से वाटर एब्जॉर्ब करता है, लेकिन उसका पूरा का पूरा पोर्शन जो है उसके प्लांट के डेवलपमेंट में यूज नहीं होता है, कुछ वाटर जो है ना ट्रांसपिरेट हो जाता है। इसको हम कैसे देखेंगे? कंजम्पटिव यूज इज द क्वांटिटी ऑफ वाटर लॉस्ट बाय इवेपोट्रांसपिरेशन। कंजम्पटिव यूज is the loss of water by evapotranspiration. Evapotranspiration plus combined plus contained in plant tissue. कुछ वाटर प्लांट टिश्यू में होगा, कुछ वाटर इवेपोट्रांसपिरेट हो जाएगा। इन दोनों का कंबाइंड रूप से जो यूज वाटर यूज होता है उसको बोलते हैं हम लोग कंजम्पटिव यूज। और ये लगभग इवेपोट्रांसपिरेशन के बराबर होता है। थोड़ा ही वाटर प्लांट में बचता है, मैक्सिमम वाटर उड़ जाता है या इवेपोरेट हो जाता है। अगली हेडिंग है वाटर यूज एफिशिएंसी। वाटर यूज एफिशिएंसी। वाटर यूज एफिशिएंसी। वाटर यूज एफिशिएंसी क्या है? अमाउंट ऑफ वाटर ट्रांसपिरेशन प्लांट ग्रोथ। Drainage required to produce a unit of crop, dry matter, is known as water use efficiency. जब सॉइल में वाटर हम लोग डालते हैं, पानी पहुंचता है, ये पानी क्या होता है? एक तो ट्रांसपायर हो जाता है, प्लांट के माध्यम से ही उड़ जाता है। दूसरा प्लांट ग्रोथ में यूज होता है। तीसरा नेकेड सॉइल से, जो सॉइल ओपन है जहां पे वाटर प्रेजेंट है वहां से इवापोरेट हो गया। इसके बाद ड्रेनेज, पानी बह जाता ऊपर ही ऊपर। इन चारों का यूज मिला के